तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ के लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे, ओम्स लॉ की सीमाओं के बारे में बात करेंगे कि कहां तक हमारा ओम्स लॉ जो है वह काम करेगा और उसके बाद हमारा ओम्स लॉ जो है वह फेल्यूर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में ओम्स लॉ के लिमिटेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह बेसिकली सबसे पहले हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओम्स लॉ के लिमिटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कैसे, ग्राफ की मदद से। फिर उसके बाद हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे किसके बीच में, ओमिक, लीनियर एंड नॉन ओमिक सर्किट एलिमेंट नॉन लीनियर एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के अनुसार यहां पर दिया गया है कि डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के लिमिटेशन को, सीमाओं को डिस्कस कीजिए, उसके बारे में व्याख्या कीजिए। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यह ओम्स लॉ जो है यह है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि ओम्स लॉ इज नॉट कंसीडर्ड टू बी फंडामेंटल लॉ। यहाँ पर साफ शब्दों में यह बात को बताया जा रहा है कि ओम्स लॉ जो है वह एक फंडामेंटल लॉ नहीं है। फंडामेंटल लॉ कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ यह एक फंडामेंटल लॉ है, फिर एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ फंडामेंटल लॉ है, मोमेंट कंजर्वेशन लॉ फंडामेंटल लॉ है, न्यूटन्स के लॉ फंडामेंटल लॉ है। तो इस प्रकार से यह लॉज जो है यह फंडामेंटल लॉ नहीं है। हर एक जगह बिल्कुल आता हो, बिल्कुल करेक्ट हो, ऐसा कहना सही नहीं है। तो ये जनरली क्या बताता है, इट एक्सप्लेन, ये क्या एक्सप्लेन करता है, यह एक्सप्लेन करता है कॉमन बिहेवियर ऑफ मेनी सब्सटेंस मटेरियल अंडर गिवन कंडीशन लाइक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो यह क्या बता रहा है, सबसे पहले समझेंगे कि यह एक कॉमन बिहेवियर बता रहा है किसका, बहुत सारे सब्सटेंस और मटेरियल का। ठीक है, किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बताता है। तो यहां पर समझेंगे, मैं इस बात को आपको बता देता हूं कि देखिए ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वह क्या है, करंट है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटा दें तो हम एक कांस्टेंट टर्म लेकर आते हैं, जो कि कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होता है, आर होता है, रेसिस्टेंस होता है। यह आर हमारा फिर क्या होता है, ये फर्दर आर जो है ये हमारा रो एल बाई ए होता है। ये रो हमारा क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है, उस सब्सटेंस का खुद का अपना का रेसिस्टिविटी होता है। तो यह बेसिकली आर रेसिस्टेंस क्या है, उस सब्सटेंस का क्वालिटी है कि वह सब्सटेंस कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर होगा। क्लियर है बात। तो यहां पर ये बात क्लियर हो जाती है कि ओम्स लॉ बेसिकली क्या बताता है, ओम्स लॉ जो है वह बताता है कि कोई सब्सटेंस जो है वह कैसा बिहेव करेगा, कोई मटेरियल जो है वह कैसा बिहेव करेगा, वह एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा कि एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। क्लियर है बात। तो ओम्स लॉ आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आप तो यही जवाब दोगे कि ओम्स लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। उसके बाद आप यह भी बता सकते हो कि ओम्स लॉ एक्सप्लेन अबाउट द कॉमन बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस एंड मटेरियल। क्लियर है बात। लेकिन कब ये सभी चीजें, या तो हम पोटेंशियल और करंट का रिलेशनशिप हम बताएं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बताएं, या फिर यह इसका क्वालिटी बताएं, सब्सटेंस के बारे में बता रहा हो ओम्स लॉ, यह तब तक एप्लीकेबल है जब तक कि हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। आगे की ओर और इसमें हम लोग समझते हैं। इट इज देयरफॉर, इसी कारण से ये कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर वाली जो बात कह दी गई ना, इसी कारण से ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल दैट सम मटेरियल मे नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो ओम्स लॉ।
तो ये जो बातें कह दी गई टेम्परेचर और प्रेशर वाली, स्ट्रिक्टली कह दी गई ये बातें, इसी के कारण ऐसा पॉसिबल है कि कुछ सब्सटेंस जो है वह ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा हो। चलिए देखते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि किस किस कंडीशन में ओम्स लॉ जो है वह फॉलो नहीं होते हैं। तो ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से ऐसे परिस्थिति हैं जहां पर ओम्स का नियम जो है वह फॉलो नहीं होता है। तो सबसे पहले, व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज कंसिडरेबली। जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वह लगातार क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। अब देखिए ये टेम्परेचर किसी कंडक्टर का लगातार कैसे बढ़ेगा, तो जरा सुनिए यहां पर बात को जरा समझिए। जब भी हम लोग किसी सरफेस पर चलते हैं तो हमारे पैरों के बीच में और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। ये फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है हमारे मोशन को। अब इस फ्रिक्शन के अपोजिशन और हमारे मोशन के बीच में क्या होता है, एक घर्षण होता है। तो इस घर्षण में क्या होता है, कुछ एनर्जी जो है वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जब किसी कंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण उस सरफेस पर भी क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस उसको अपोज कर रहा है। तो रेसिस्टेंस जब अपोज कर रहा है तो सरफेस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में घर्षण हो रहा है। तो वहां पर भी कुछ एनर्जी जो है वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब किसी कंडक्टर पर कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करते रहता है तो वह कंडक्टर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह गया। तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह गया तो ये बात तो पहले ही क्लियर हो चुका है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, वह ओबे होना शुरू नहीं करेगा, वह ओबे नहीं करेगा। तो इसी बात को हम लोग यहां पर समझ रहे हैं। तो देखते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज एंड हेंस V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहां पर समझेंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, वह भी इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होता है, तो समझेंगे इस बात को कि हम मान लेते हैं कि हम कोई सब्सटेंस ले लेते हैं, इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर है। अब सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह कहीं कहीं किधर साइड भी अपना क्या कर रहे हैं, मोशन रैंडमली वह वाइब्रेट कर रहे हैं, क्लियर है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे इनके बीच में, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे अलाइंड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे अलाइंड होकर क्या करेंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो करेगा तो हम बोलेंगे कि करंट जो है वह इस तरफ फ्लो हो रहा है। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहां और यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तब, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं अलाइंड हो जाएंगे, अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वह इधर रैंडमली जो है वो मोशन कर रहा होगा। तो जब हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर जब हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन्स का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। और टेम्परेचर क्या है, एक तरह का एनर्जी ही तो है, हीट एनर्जी ही तो है। तो यह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो और ज्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करेंगे तो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कोलाइड होंगे। और जब इनका कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा तब फ्रिक्शन भी इनका इंक्रीज कर जाएगा, इनका रेसिस्टेंस भी जो है वह भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए यहां पर यह बात कहा जा रहा है कि जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है बात। ग्राफ से हम लोग समझेंगे। हमने ये ग्राफ लिया है, इस ग्राफ में हम यहां पर वोल्टेज को रखे हैं और यहां पर एक्स एक्सिस पर हमने करंट को लिया है।
तो जब इसके बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको कुछ दूर तक ये ग्राफ जो है बिल्कुल लिनियरली हमको दिखाई देगा, बिल्कुल v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि यहां तक हमारा जो कंडक्टर है, यहां तक जब हमारा करंट फ्लो हुआ, कुछ दूरी तक हमारा करंट फ्लो हुआ, तब तक यह कंडक्टर उतना गर्म नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कंसिडरेबली यह गर्म हो गया तो रेसिस्टेंस भी इनका इंक्रीज कर गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ था यह नॉन लीनियर हो जाएगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये कैसे चला जाएगा, अब ये ऐसे चला जाएगा। तो यहां पर अब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यह फॉलो नहीं हो पाएगा। तो लिमिट हो गया इसका यहां तक, यहीं तक इसका लिमिट है काम करने का। इसके बाद इसका लिमिट खत्म हो गया तो यह काम करना बंद कर दिया। चलिए आगे की ओर हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ नॉट ओबेड इन सेमीकंडक्टर डायोड। तो देखिए सेमीकंडक्टर कुछ स्पेशल टाइप के मटेरियल हैं, जैसे कि एक तो कंडक्टर हो गया, एक इंसुलेटर हो गया, एक मेटल हो गया, एक नॉन मेटल हो गया, है कि नहीं। और इन दोनों के बीच में एक है सेमीकंडक्टर। फेमस तौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं, यह दो मुख्य सेमीकंडक्टर हैं जिनके मदद से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। यह आप अप्लाइड फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड पेपर में आप इसमें पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में भी आप इसको पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में आप इसको पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर डायोड में भी हमारा क्या होता है, यह ओम्स लॉ जो है वह फॉलो नहीं होता है। देखेंगे कैसे क्या होता है सेमीकंडक्टर में। तो एक सेमीकंडक्टर डायोड, ये सेमीकंडक्टर डायोड कंडक्ट तभी यह कंडक्ट करता है जब when forward biased and does not conduct when reverse biased। तो सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में ही क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, एज ए कंडक्टर काम करते हैं। लेकिन रिवर्स बायस के कंडीशन में यह कंडक्ट नहीं करते हैं, यह एज ए इंसुलेटर काम करते हैं। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस समझ जाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने वोल्टेज रखा है और यहाँ पर हमने करंट रखा है। इस साइड में मान लीजिए हमने वोल्टेज रखा, तो इधर हमारा कोई वोल्टेज आता है +10 वोल्ट। इधर भी हमने वोल्टेज रखा, लेकिन ये जो वोल्टेज हमारा कैसा है, माइनस टाइप का है, तो यहाँ पर हमारा आता है -10 वोल्ट। यहाँ पर अगर हम करंट की चर्चा कर ले तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा करंट का वैल्यू आता है 10 एम्पियर, तो यहाँ पर हमारा करंट का वैल्यू आता है 10 एम्पियर माइनस। ऐसा हो सकता है, वोल्टेज और करंट निगेटिव हो सकते हैं। वोल्टेज और करंट के निगेटिव होने का मतलब केवल डायरेक्शन का ही मतलब होता है कि डायरेक्शन हम इसका उल्टा कर दिए हैं। तो जब हम पॉजिटिव में बात कर रहे होते हैं तब हम इसको कहते हैं फॉरवर्ड कंडीशन। तो फॉरवर्ड कंडीशन में भी हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है वह करंट, जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज को हम इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे करंट हमको कुछ फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अचानक से हमको फिर ज़्यादा अमाउंट का करंट जो है किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमको क्या चाहिए था, हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ चाहिए था, लीनियर चाहिए था, वह तो हो नहीं पाया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर V जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं है। रिवर्स बायस के कंडीशन में देखेंगे तो रिवर्स बायस के कंडीशन में डायोड में क्या होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, पहले तो हमारा करंट नहीं फ्लो करेगा, कुछ भी हमको करंट का रिस्पांस नहीं दिखाई देगा, फिर अचानक से हमको बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता हुआ किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर दिखाई देगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमको लीनियर ग्राफ नहीं बना, तो यहाँ पर भी हमारा V जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं हो पाया। यहाँ पर भी ओम्स लॉ जो है वह हमारा काम नहीं किया। ठीक है, क्लियर है बात। जो नोट कर रहे होंगे वह स्नैपशॉट ले लेंगे, नोट करना होगा नोट कर लेंगे। मैं पीछे वाले स्लाइड का भी मैं बैक कर देता हूँ। जो नोट कर रहे होंगे वह स्क्रीन रोक कर नोट कर सकते हैं, या फिर स्नैपशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं।
ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। तो चलिए तीसरा पॉइंट जो है वह कह रहा है कि तीसरा कौन सा कंडीशन है भाई जहां पर ओम्स लॉ काम नहीं कर रहा है, तो ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय ए मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, गैलियम का सिंबल Ga, आर्सेनाइड का सिंबल As, ए कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो ओम्स लॉ गैलियम आर्सेनाइड के कंपाउंड के साथ या फिर किसी सेमीकंडक्टर के कंपाउंड के साथ भी यह काम नहीं करता है। क्या होता है भाई ऐसे कंडीशन में, अगर हम लोग गैलियम आर्सेनाइड के कंपाउंड का अगर हम लोग कोई पाथ ले ले, कोई सब्सटेंस ले ले और उसके बीच में अगर वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप हम लोग तैयार करने की कोशिश करें तो हम वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप नहीं तैयार कर पाएंगे। देखिए यहां पर भी हम जो है वह वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप नहीं तैयार कर पाएंगे, कुछ भी फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा है हमको, तो हम नहीं तैयार कर सकते हैं इसके बीच का रिलेशन। यहां पर भी देखेंगे तो यहां इसके बाद जो है, इसके बाद फिर हम इस पार्ट में हम नहीं रिलेशनशिप तैयार कर सकते हैं। तो वही रिलेशनशिप हम यहां पर फिर से देखने जा रहे हैं गैल्शियम और आर्सेनाइड के केस में। तो क्या होता है, द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस गैलियम आर्सेनाइड एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड को लेकर यहाँ पर एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया गया है। देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर द गिवन करेंट, हेंस गैलियम आर्सेनाइड डज नॉट ओबेज ओम्स लॉ। ठीक है, तो देखेंगे ग्राफ में क्या कहा जा रहा है। ग्राफ के अनुसार मैं आपको बता देता हूं, इसमें दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पर हमको अलग अलग करंट जो है, एक समान करंट जो है वो अलग अलग वोल्टेज पर भी देखने के लिए मिल रहा है। हमको क्या होना चाहिए, हमको होना चाहिए कि हम जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते चलें वैसे वैसे लीनियरली हमारा करंट भी क्या हो, वो भी इंक्रीज करता चले। मिलना तो ये चाहिए कि हमको यहाँ पर ये मिला, फिर यहाँ पर ये मिला, फिर यहाँ पर, ऐसे हमको लीनियरली मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने वोल्टेज रखा है और यहाँ पर हमने करंट रखा है। अगर इस ग्राफ को हम यहाँ से डिवाइड कर दे, काट दें, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, मैं इसका स्केल अगर बना दूं, यहां पर कर दूं 1, यहां पर कर दूं 2, यहां पर 3 वोल्ट, यहां पर 4 वोल्ट, यहां पर 5 वोल्ट, यहां पर 6 वोल्ट और यहां पर मैं कर दूं 7 वोल्ट। ठीक है, यहां पर मैं कर दूं इसी प्रकार से ये 2, ये 4, ये 6। तो ये 2 एम्पियर का करंट हमको एक बार 2 वोल्ट पर मिला, फिर यही सेम 2 एम्पियर का करंट हमको 6 वोल्ट पर भी मिल रहा है, फिर 2 एम्पियर का ही करंट हमको क्या मिल रहा है, 7 वोल्ट पर ही मिल रहा है। तो हो गया ना बात कि मोर देन वन वैल्यू ऑफ वोल्टेज। क्लियर है, फॉर द गिवन करंट 2 एम्पियर करंट के लिए हमको 3 कंडीशन मिल गया कि 3 वोल्टेज पर अब हम 2 एम्पियर का करंट जो है वह क्या करा सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ओम्स लॉ जो है वह ओबे नहीं हो पा रहा है। जो कि हमने यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेकर चला था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे जैसे हम V को इंक्रीज करें I भी इंक्रीज हो जाए, जैसे जैसे हम V को डिक्रीज करें I भी डिक्रीज हो जाए। तो वह रिलेशन इन सभी जगहों पर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओम्स लॉ जो है यहां पर काम नहीं कर रहे हैं। समझ चुके होंगे सारी बातों को। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टॉपिक लेकर कंप्लीट करते हैं। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ओमिक सब्सटेंस कहेंगे। जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वह क्या कर रहे हैं, लीनियर ग्राफ बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर एलिमेंट कहेंगे। जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ओमिक एलिमेंट कहेंगे। जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि वह लीनियर ग्राफ नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट कहेंगे। तो इसी चीज को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने रख दिया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ओमिक, जिसको हम लीनियर भी कह रहे हैं, एंड नॉन ओमिक सर्किट एलिमेंट, जिसको हम नॉन लीनियर कह रहे हैं। तो उसके बीच में हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं विथ एग्जांपल के साथ।
तो वैसे मटेरियल, द मटेरियल और सर्किट एलिमेंट विच स्ट्रिक्टली ओबेज ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक मटेरियल और ओमिक सर्किट एलिमेंट। क्लियर है बात? वैसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं उनको हम ओमिक मटेरियल या फिर हम ओमिक सर्किट एलिमेंट कह रहे हैं। इनके ग्राफ, द ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर दिस विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। इनके ग्राफ क्या होंगे? ओरिजिन से हम स्टार्ट करें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिलेगा, हमको लीनियरली वैरी करते हुए यह ग्राफ मिलेंगे। कहने का मतलब ये, ठीक है। अगर ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा होता तो ये क्या होता? ये होता। इसका मतलब क्या हो जाता कि जीरो के वक्त में, जीरो वोल्टेज के वक्त में करंट जीरो नहीं हुआ, तो जीरो वोल्टेज पर करंट को भी जीरो हो जाना है, इसीलिए ओरिजिन से ये बात कही जा रही है। क्लियर है बात? तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे, और कहेंगे कि ऐसा मटेरियल जो है वो हमारा ओमिक है। और एग्जाम्पल हमारे क्या हो जाएंगे? जनरल तौर पर जितने भी मेटल्स हैं वह सभी हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा द मटेरियल, वैसे मटेरियल और सर्किट एलिमेंट विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, वैसे मटेरियल और वैसे एलिमेंट जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, नोन एज नॉन ओमिक मटेरियल और नॉन ओमिक सर्किट एलिमेंट क्या कहे जाएंगे? नॉन ओमिक मटेरियल कहे जाएंगे या फिर नॉन ओमिक सर्किट एलिमेंट कहे जाएंगे। द ग्राफ बिटवीन V एंड I फॉर दिस विल बी नॉट स्ट्रेट लाइन। इनके बीच में जो ग्राफ हमारा बनेगा वह स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। कैसा होगा? नॉन लीनियरली वेरी कर रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, ETC। तो आई होप कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे, अगर आपको किसी काम का लगा होगा, अगर आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई होंगी, अगर यह वीडियो मीनिंगफुल लगा होगा, अभी तक अगर आपने इसको यहाँ तक देखा होगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस प्रकार के और भी बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं इस चैनल पर कैरियर और सब्जेक्ट से रिलेटेड हमेशा मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे। तो फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।